हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जल्दी देखते हैं फिर से फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज 6/2/2004 2004 नहीं 2024। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और यहाँ पे कितने कथन सही है ये। ठीक है, कार्यान्तरित बजट का उद्देश्य सरकारी व्यय और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है जब तक कि नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश ना कर दे। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतरिम बजट। अंतरिम बजट एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुजर रही है या आम चुनाव से पूर्व अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है। अंतरिम बजट का उद्देश्य नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करने तक सरकारी व्यय तथा आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है, तथा कथन पहला सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है, तथा कथन दो सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामसर साइट और राज्य। ठीक है, रामसर साइट जिसको बोलते हैं वेटलैंड भूमि या फिर लैंड। ठीक है, तो कितने सही सुमेलित ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अघनासनी मुहाना जो है कर्नाटक में है, ये सही है। क्राई वेट्टी पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन ये भी तमिलनाडु में, केरल में नहीं है, तो ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, देखते हैं। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत ने 5 आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो हाल ही फिलहाल में ये मिला होगा क्योंकि आज 6 तारीख है, जिससे इनकी संख्या मौजूदा 75 से बढ़कर 80 कर दी है। कर इसमें से 3 स्थल जो है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व अग्नासनी मुहाना और मगादी केरे संरक्षण रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित है, यानी ये सब नया मिला है। ठीक है, ये तीनों कर्नाटक में हैं। जबकि 2 जो है क्राई बेट्टी पक्षी अभयारण्य तथा लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन ये तमिलनाडु में है, तो ये टोटल 5 हो गए। पहले 75 रामसर साइट था, अब मिलाकर 80 हो गए। ठीक है, अतः युग्म 2 सुमेलित है लेकिन 3 सुमेलित नहीं है। तो सबसे अधिक रामसर साइट्स 16 साइटें जो हैं तमिलनाडु में हैं, तो ये क्वेश्चन भी क्रिएट होता है कि सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स है वो कहाँ हैं, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि तमिलनाडु में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स है। ठीक है, तो सबसे अधिक वाला ही याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, ये राज्य स्तर पर पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कितने नंबर पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। पहला देखते हैं कथन 1। खाद्य प्रणाली अर्थशास्त्र आयोग ने इकोनॉमिक्स ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वर्तमान खाद्य प्रणालियों में स्थायी तत्काल परिवर्तन पर जोर दिया गया है, जिसकी अनुमानित लागत वार्षिक रूप से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो पहला कथन स्वतंत्र रूप से सही है। खाद्य प्रणाली अर्थशास्त्र आयोग एक निजी संघ है जिसमें कई राष्ट्र तथा शैक्षणिक क्षेत्रों के वैज्ञानिक शामिल है, और इसका उद्देश्य खाद्य प्रणाली की सुरक्षा चुनौतियों की पहचान करना है एवं उन्हें समाधान करने के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है, स्वतंत्र रूप से सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें व्याख्या किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं कि खाद्य प्रणाली अर्थशास्त्र आयोग ने इकोनॉमिक्स ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार प्रति वर्ष 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित कुल लागत के साथ मौजूदा खाद्य प्रणालियों के स्थायी परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। अतः कथन एक सही है। खाद्य प्रणाली अर्थशास्त्र आयोग के एक निजी संघ है जिसमें कई राष्ट्र तथा शैक्षणिक क्षेत्रों के वैज्ञानिक शामिल हैं, और इसका उद्देश्य खाद्य प्रणाली सुरक्षा की चुनौतियों की पहचान करना एवं उन्हें समाधान करने के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन करना है। अतः कथन दूसरा सही है। दोनों कथन सही है। कथन 2 मात्र खाद्य प्रणाली आर्थिक आयोग से संबंधित जानकारी प्रदान कर रहा है, यह कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कलारी पैटू कि कौन सा कथन सही नहीं है बताना है।
कराए क्लारी पयटू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराए एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा के दौरान केरल में हुई थी। तो ये कथन सही है। कराए यह एक व्यक्तिगत युद्ध प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें निहत्थे युद्ध के लिए तीव्र प्रतिक्रिया विकसित करने और लाठी का उपयोग करके कुशल लड़ाई करने के अभ्यास शामिल हैं। तो ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं ये पूछ रहा था, तो ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आखिर है क्या। करेक्ट, क्लारीपयट या क्लारीपयटू का अर्थ है युद्ध का मैदान या व्यायामशाला, यानी क्लारी विधि या कला, पैट जिसे क्लारी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में ही दोनों डेट है, ठीक है, के दौरान केरल में हुई थी। अब यह केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। कथन पहला क्या है, सही है। करेक्ट, क्लारीपयटू व्यक्तिगत युद्ध प्रशिक्षण की एक प्रणाली है जिसमें निहत्थे युद्ध के लिए त्वरित सजगता विकसित करने तथा लाठी, खंजर, चाकू, भाले, तलवार, ढाल आदि जैसे विभिन्न हथियारों पर कुशल महारत हासिल करने के उद्देश्य से परिकल्पित अभ्यास शामिल है। कथन दूसरा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डस्टेड अपोलो तितली, ठीक है, डस्टेड अपोलो तितली की खोज वर्ष 1890 में किया गया था, ना कि 1990 में, और इसकी वितरण सीमा पूर्वी यूरोप से चीनी मुख्य भूमि तक फैली हुई है। ठीक है, दूसरा भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अब आंसर मिल गया है, एक गलत हो गया। तो डस्टेड अपोलो तितली सेलोटेल परिवार से स्नो अपोलो वर्ग का सदस्य है। तो ये सही है, पहला गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक गलत है, दूसरा सही है। तो आइए देखते हैं। डस्टेड अपोलो तितली की खोज वर्ष 1890 में की गई थी और इसका वितरण क्षेत्र लद्दाख से पश्चिम नेपाल तक विस्तरित है। यह आंतरिक हिमालय में क्या 3500 से 4800 मीटर के बीच उड़ान भरने में सक्षम होती है। कथन पहला क्या है, सही नहीं है। करैया से सोएलोटेल परिवार के स्नो अपोलो वर्ग से संबंधित है। कथन दूसरा क्या है, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज, अच्छा थोड़ा सा और है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। करैया सोएलोटेल परिवार के स्नो अपोलो वर्ग से संबंधित है। हालांकि लद्दाख बैंडेड अपोलो तथा डस्टेड अपोलो प्रजातियाँ समान है, लेकिन लद्दाख बैंडेड अपोलो का डिस्कल बैंड केवल 4 सिरों तक पहुंचता है, जबकि डस्टेड अपोलो का डिस्कल बैंड पूर्ण होता है। साथ ही उसका ऊपरी अग्र पंख पर कोष्ठा से सिराओं एक तक फैला होता है। तब विकल्प डी सही है क्योंकि कथन 1 सही नहीं है, लेकिन कथन 2 सही।